Good morning, students. Today we will learn the poem Dust of Snow by Robert Frost. प्यारे बच्चों, आज हम पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये सीनरी को देखो। लुक एट दिस सीनरी। ये कितना ही खूबसूरत सीनरी है। अब नेक्स्ट हम दूसरा सीनरी को देखते हैं। ये भी सीनरी बहुत सुंदर है। दिस सीनरी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। नाउ व्हाट डू यू नोटिस व्हेन यू सी अ ब्यूटिफुल सीनरी? जब आप कोई ब्यूटीफुल सीनरी देखते हो तो कैसा लगता है आपको? आपको तो बहुत यू विल फील वेरी हैप्पी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लो आप कहीं जा रहे हो बस से और अचानक से कोई अच्छा झरना आपको दिख जाए। यू सी अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग, you become very happy. Whatever your mood is, that mood changes and your whole mind concentrates on the beauty of that beautiful spring. और दूसरा क्या है कि बच्चों देखो, जब आप बहुत दुखी होते हो और अचानक से आप कोई अच्छा मान लो गाना सुनने लगते हो या कोई कहीं जा रहे हो पैदल, अचानक जाते जाते कोई सुंदर फूल देख लिया, गुलाब देख लिया, तो क्या होता है कि आपका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। इसी तरह का ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, the same type of feelings the poet feels in this poem dust of snow. Let us move forward. The poet, who is the poet of this poem? The poet of this poem is Robert Frost. Robert, his full name is, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म मार्च 26, 1874 ईस्वी को, यानी कि he was born on March 26, 1874 and died on January 29, 1963. He was an American poet. His work was initially published in England. प्रारंभ में इनके जितने कविता हैं या और सारे लिटरेरी वर्क्स हैं वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुए थे और फिर अमेरिका में। ठीक है, तो ये इंग्लिश भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ let us recite the poem. As you can see the picture, at the picture and what the poem, it has very strong relationship. ये poem और ये picture में बहुत ही सुंदर relationship है। चलो पहले पढ़ते हैं हम poem, recite करते हैं। First I will recite the poem and then we will learn its various aspects. तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बारे में इसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Again I am reciting the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now you can see the poet. Suppose this is poet. The poet is standing under a tree. This tree is a hemlock tree. Some particles of dust is there. The crow is there, and the crow is shaking the tree, and all the snows falls on dust of snow falls on him. यहाँ पे देख सकते हो
ये कविता और ये पिक्चर्स में बहुत समानता है। क्या है कि कवि एक मान लो ये हेमलॉक ट्री है, यहाँ पे स्टैंड किए हुए हैं, नॉट इन ए गुड मूड, देख सकते हो। ये क्रो है, क्रो क्या करता है, डस्ट, सम डस्ट पार्टिकल्स कवि पे छिड़क दे, जो भी डस्ट स्नो जो फॉल होता है तो उसका कुछ पार्टिकल्स जो है पेड़ में अटक जाता है, उसको जब पेड़ के टहनी को क्रो हिलाता है तो ये कुछ डस्ट जो स्नो का डस्ट है वो पोइट पे गिर जाता है, पोइट का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। यही है इस पोएम में। तो लेट अस सी द पोएम इन डिटेल में इस पोएम के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट? व्हेन आई आस्क्ड, आई हैड रिसाइटेड द पोएम, आई रिसाइटेड द पोएम 2 times, मैंने 2 times पोएम को रिसाइट किया। अब प्यारे बच्चों बताओ ये पोएम किस चीज के बारे में है? तो पोएम किस चीज के बारे में है तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला ये है कि देखो तुम लोगों ने कुछ न कुछ सोचा होगा, लेकिन ये मुख्यतः क्या है? पहला, इन द ब्यूटीफुल कंपनी ऑफ नेचर ए मैन फॉरगेट्स हिज सॉरो। नेचर हैज अ हीलिंग पावर, इट हैज द कैपेसिटी टू चेंज वंस मूड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्रकृति की खूबसूरत संगति में क्या होता है, आदमी अपना दुख भूल जाता है। जैसे कि यहाँ भी इस कविता में हम लोग क्या देखते हैं कि कवि जो है वो सैड मूड में है ना, और अचानक से वो डस्ट ऑफ स्नो का जो प्रकृति से का उसका स्पर्श होता है, सुंदर स्पर्श होते ही उसका मूड चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो वही चीज है, नेचर हैज अ हीलिंग पावर, इट हैज द कैपेसिटी टू चेंज वंस मूड। नेचर में क्योर करने की कैपेसिटी है, हील करने की कैपेसिटी है। सेकंड इसका थीम हो सकता है बच्चों, सेंट्रल आइडिया, द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल। ये एक साधारण घटना दिखती है लेकिन बट हैज ए लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस, लेकिन इनका जो महत्व है ज्यादा है। कैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट हमेशा कहा करते थे, ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, ए लिटिल थिंग टचेस द लार्जर। छोटी छोटी घटनाओं का बहुत ही आगे ज्यादा महत्व रहता है, कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है। कभी जो भी घटना हमारे साथ घटती है, छोटी छोटी घटनाओं का आगे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये कविता का जो कवि है, इसका सिंबल जो शब्द से जो मीनिंग देखते हो वो अलग होता है, और इसका डीपर एंड डीपर मीनिंग हमेशा ही किसी भी कविता का अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट अस मूव स्टांजा वाइज। तो पहला स्टांजा है देखो, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो द वे अ क्रो, जिस तरह से कौवा सूक डाउन ऑन मी, हम पे गिराता है, सुक मतलब हिला के गिराता है, मी द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द क्रो सूक डाउन, व्हाट डू द क्रो शेक डाउन, द क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या है, वो एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं, व्हाट डिड द क्रो शेक। दूसरा है, फॉर हुम डज मी स्टैंड, ये मी जो आया है सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड लाइन में, किसके लिए आया है। एंड व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको देख के इसका आंसर सोचना है, और उसके बाद चलो आपने सोचा होगा कुछ, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, द वे द व्हाट डिड द क्रो शेक, द क्रो सूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो। तो क्रो क्या हिलाता है, डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड है ये जो मी है, सूक डाउन ऑन मी, ये मी किसके लिए आया है, ये लाइन में मी किसके लिए आया है, तो मी आया है यहाँ पे पोएट के लिए। किसके लिए आया, मी स्टैंड्स फॉर द पोएट। और थर्ड लाइन में है, व्हाट इज हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री का जो जिक्र है यहाँ पे, ये हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, जिसको धतूरा बोलते हो, एक ही जहरीला पेड़ होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा में। नेक्स्ट स्टांजा में देखो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। कवि कहते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे पर गिरता है उसने मेरे दिल को दिल में परिवर्तन ला दिया। ए चेंज ऑफ मूड मेरे अंदर हुआ एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो दिन जो मेरा कुछ खराब बीता था फिर डे जो मैंने पश्चाताप करते हुए दुखी मन से बिताया था वो ठीक हो गया, वो अच्छा से बीतने लगा। तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। अब पहला जो 4 स्टांजा था उसका और इसका स्टांजा का राइमिंग स्कीम एक ही है इसमें। तो पहले ये जानते हैं कि ये राइमिंग स्कीम क्या है। कि राइमिंग स्कीम हम यहाँ पे राइमिंग स्कीम होता है कि तुकांत शब्द, जो एक ही तरह का जो तुकबंदी करने वाला जो शब्द होता है उसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे देखो हार्ट और पार्ट एक तरह का है, इसको हमने ए मान लिया, ए क्योंकि एक ही तरह का ये तुकबंदी वाला शब्द है, ठीक है। और मूड इसको बी माना और इसको बी माना, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा हमारा, देखो आगे देखेंगे ए बी, ठीक है। व्हाट ब्रिंग चेंजेस इन द मूड ऑफ द पोएट, सेकेंड क्वेश्चन है। फॉर whom डज आई स्टैंड इन द पोएम, ये जो आई है, आई किसके लिए आया है, आई ये माई एक ही, क्योंकि देखो एक ही कलर का है ना, तो ये माई और आई किसके लिए आया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में, अपना आंसर इसका कोई सोचा होगा। सी हैज गिवन माई हार्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, जैसे कि पहले मैंने आपको करके दिखाया था। इसका राइमिंग स्कीम है ए, ये वाला जो आपका ये है ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी। तो ए बी ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया। व्हाट ब्रिंग चेंजेस इन द पोएट्स मूड, तो फॉलिंग डाउन ऑफ स्नो ऑन हिज बॉडी ब्रिंग्स चेंज इन हिज मूड। ये जो चेंज किससे होता है इसका मूड, जो बर्फ जो गिरता है इसके शरीर पे, बर्फ का छोटा छोटा पार्टिकल्स, उससे उसका मूड चेंज होता है। हिज मूड चेंजेस व्हेन small particles of snow falls on his body, different parts of his body, it is not clear which part. For whom does I stand in the poem, ये जो I यहाँ पे किसके लिए आया है, I आया है पोएट के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। ये I आया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम। अब हम जानते हैं कि ये पोएम में कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन। क्रो क्या, दुख, और डिप्रेशन का भाव, डिप्रेशन तनाव का भाव। तो ये जो सिंबल्स है क्रो और हेमलॉक ट्री, ये क्या, पोएट्स का डिप्रेशन और उसका दुख का भाव व्यक्त करता है, क्योंकि द क्रो इज ब्लैक इन कलर एंड ब्लैक कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स सॉरो, है ना। उसी तरह से हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, तो ये भी दुख ही दिखाएगा, नेगेटिव फीलिंग्स दिखाएगा, नेगेटिव फीलिंग्स दिखाएगा। इट विल शो नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ द पोएट। एंड द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डस्ट ऑफ सिंबल स्नो, इट इज a symbol of natural joy and energy. Same thing is here. Look at this, यहाँ पर भी वही है, देखो crow is black in color with very harsh voice and is believed to be symbol of bad omen. खराब वो जो होता है सिंबल जो होता है अपशकुन, क्रो को माना गया। थिंकिंग ऑफ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स इन आवर लाइफ। तो इस तरह से हमने ये कविता में क्या देखा बच्चों, कि कविता में हमने देखा कि द पोएट इज इन सैड मूड एंड ही इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. The crow is sitting on the branch on a branch of a hemlock tree, and suddenly he shakes down the branches and some particles of snow falls on his body, and
his attention is deflected, and suddenly he notices some change in his mood. Suddenly he notices some change in his mood, and thus his mood becomes happy, and his day is saved. Depressing and his whole mind changes. उसका पूरा दिमाग और हार्ट चेंज हो जाता है वो नेचर के हीलिंग पावर के कारण। तो दैट्स ऑल, यही है इस कविता में। और हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिगर ऑफ स्पीच, इसका जो यूज हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस